आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जो डेटा मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जो फैक्ट्स आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये फैक्ट्स और ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक ये डेटा आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। सबसे पहला पॉइंट, फार्मर्स का कहना है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए। कितनी बचकानी स्टेटमेंट है ये। इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रही है। कोरोना जैसा कुछ नहीं होता है। फार्मर्स का कहना है कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों को वैक्सीन के जरिए मारना चाहती है। फार्मर्स के तथाकथित लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने कोरोना को फैलाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना को फैलाया है और वही लोग इस चीज के लिए जिम्मेवार है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उनको ऑपोजिशन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। आम आदमी पार्टी ने उनकी इतनी मदद की है जितना कोई अपने जीजा की भी नहीं करता है। इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कुछ फार्मर्स ने एक दूसरे को काढ़ा पिलाया, काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहे और वो रोग से लड़ सके। यहाँ तक कि लोगों के बीच में ऐसी अफवाहें फैला दी गई कि अगर तुम्हें वैक्सीन लगा दिया गया तो तुम मर जाओगे। और जब मेडिकल टीम वाले वैक्सीन लगाने पहुंचे तो कई ऐसे लोग थे जो नदी में कूद गए, पुल से नीचे कूद गए, कई लोग घर में छुप गए। तो इस तरीके की घटनाएं भी हुई। इतना ज्यादा लोगों के बीच में डर फैला दिया गया। अब यहीं पे दूसरी तरफ आते हैं। एक महिला ने राकेश टिकैत के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि राकेश टिकैत ने उनकी जमीन को हड़प लिया है और साथ ही साथ उनके जो फसल थे उनको भी बर्बाद कर दिया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारे क्राइम भी हुए, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में बंगाल से गई लड़की के साथ बलात्कार हुआ और लास्ट में कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ये जो लीडर्स थे वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया था। और ऐसा नहीं है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे सिर्फ ये एक क्राइम हुआ था, ऐसे क्राइम की लिस्ट पड़ी है मेरे पास। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि किसान आंदोलन के कारण बहुत ज्यादा कोरोना फैला है। फार्मर्स प्रोटेस्ट एक सुपर स्प्रेडर के जैसे काम कर रहा था। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि डीजीपी का भी यही कहना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट एक सुपर स्प्रेडर है। तो यहाँ पे लोगों और फार्मर्स के बीच में ये अफवाह फैला दी गई कि वैक्सीन अगर तुम लोग लगवाओगे तो तुम लोग मर जाओगे। ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चाल है और इसके कारण जो कोरोना था वो और भी तेजी से बढ़ने लगा और भी तेजी से फैलने लगा। वहीं पे दूसरी तरफ इनके जो लीडर्स थे जैसे राकेश टिकैत, इन्होंने खुद जाकर वैक्सीन लगवा लिया। मतलब इन्होंने खुद वैक्सीन लगवा लिया और जिनके साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मना कर दिया कि तुम लोग वैक्सीन मत लगवाना, अगर लगवाओगे तो मर जाओगे। ये किस तरीके के लीडर हैं? ऐसे फेक लीडर्स के कारण न जाने कितने ऐसे मासूम लोग थे जिन्होंने अपने जान से हाथ धो दिया। वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में आए, उनको वहां पे कोरोना हुआ, वो घर गए, उनके घर में भी कोरोना फैला, उनके बच्चों को हुआ, उनकी बीवी को हुआ। इस तरीके से न जाने कितने मासूम लोग मारे गए। आप नवजोत सिंह सिद्धू को ही देख लो, वो कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, किसान आंदोलन का मैं समर्थन कर रहा हूँ, और सिर्फ अपने घर के ऊपर जाके एक झंडा लगा दे रहे हैं। मतलब खुद बाहर नहीं निकलो लेकिन लोगों को निकाल लो। ये लोग खुद की जान तो बचा ले रहे हैं, लेकिन जिनके नाम पे ये लोग प्रोटेस्ट करवा रहे हैं उनकी जान जा रही है। किसान आंदोलन में हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाई लगवाने का पूरा ट्राई किया गया। किसी भी तरीके से ट्राई किया गया कि हिंदू और सिख आपस में लड़ने लगे और वो लोग कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के टाइम पे हिंदुओं को कैसे अपमान किया जा रहा था। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया गया, हिंदुओं की औरतों को गालियां दी गई। तो पूरा एक जाल बिछाया गया था कि किसी भी तरीके से सिख और हिंदुओं को लड़ा दिया जाए, और वो लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गए थे। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों चाहते थे कि हिंदू और सिख आपस में लड़े? इसका आंसर है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस जिस भी कंट्री के ऊपर अपनी नजर डालता है उसको या तो वो बर्बाद कर देता है या तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। जॉर्ज सोरस के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए आपको मैं वो डेटा दिखाता हूँ कि कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण इंडिया को इतना नुकसान हुआ और इतने सारे लोगों की जान गई। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि हर दिन फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे जीडीपी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण ही जो कोरोना का सेकेंड वेव था वो आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है मेरे पास, ये पूरा डेटा है। इस चार्ट में कलर वाइज सारे डेटा रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये जो रेड कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है ये पूरे इंडिया भर के केसेस है, और ये जो ब्लू कलर के ग्राफ आपको दिख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के केस है। ये जो ऑरेंज कलर के ग्राफ दिख रहे हैं आपको वो हरियाणा के हैं, ग्रीन वाले दिल्ली के हैं, पर्पल वाले चंडीगढ़ के हैं और ब्लैक वाले पंजाब के हैं। इस ग्राफ को आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि जो केसेस हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे घट रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डॉटेड लाइन है इसके बीच में फर्स्ट वेव को प्लॉट किया गया है।
फर्स्ट वे में आप देख सकते हो कैसे कैसे कोरोना के जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे इवेंचुअली वो घटते चले गए। जनवरी फर्स्ट वीक तक ये जो केसेस थे वो घट चुके थे। यहाँ पे जो पंजाब का ग्राफ है, अगर हम लोग उसको अलग करके देखते हैं तो बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं। ये जो आप मैरून कलर का ग्राफ देख रहे हो ये डेली केसेस है, और ये जो आप लाइट पर्पल कलर का ग्राफ देख रहे हो जो सबसे ऊपर में है ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, और ये जो आप ग्रीन कलर का ग्राफ देख रहे हो ये बताता है कि कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जनवरी के पहले 10 दिन थे उसमें कैसे अचानक से केसेस राइज किए हैं, अचानक से एक स्पाइक आया है। और दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जो पंजाब स्टेट है उसमें कैसे टेस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ जो टेस्ट है वो कम होते गए। टेस्ट कम होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब है कि जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। तीसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जो स्टेट के अंदर आप डेथ रेट देख रहे हो वो जनवरी में कैसे धीरे धीरे कम होता गया, और उसके बाद फिर डायरेक्ट 10 डेथ्स पर डे के हिसाब से कांस्टेंट हो गया। ये तभी होता है जब अंडर रिपोर्टिंग होती है, मतलब लोग तो मर रहे हैं लेकिन उनके बारे में रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो चार्ट है इसमें पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिखाए गए हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जो है वो ट्रेंड को ब्रेक कर रहे हैं। ट्रेंड को ब्रेक करने का मतलब होता है कि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ने लग रहे हैं। लुधियाना के अंदर जो बढ़ते हुए ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये थ्रू आउट जनवरी ऐसे ही कंसिस्टेंट रह रहे हैं। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो इसमें हरियाणा के डेली केसेस के बारे में डेटा है, और इंटरेस्टिंगली जिस तरीके के ब्रेक पॉइंट्स पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में नोटिस किए गए थे, सेम उसी तरीके के ट्रेंड ब्रेक पॉइंट्स भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में देखे जा सकते हैं, और सेम उसी तरीके की गुरुग्राम में भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आप 5 से 21 जनवरी के बीच में केसेस के डिक्लाइन होने को देख सकते हो, और इसका रीजन ये था कि वहाँ पे जीरो टेस्टिंग हो रही थी। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत कम टेस्टिंग की जा रही थी। जीरो टेस्टिंग के कारण ही जो टीपीआर था वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ और करीब करीब 10% के पास था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जनवरी के शुरुआत में फॉल्स ट्रफ हुआ था, टेस्टिंग बहुत कम की गई थी, और साथ ही साथ जो डेथ केसेस के रिपोर्ट्स थे उनको भी बहुत कम रिपोर्ट किया गया था। अब ये जो दिल्ली का ग्राफ इसमें आप देख सकते हो कि 27 जनवरी को अजीब तरीके से ग्राफ फॉर्म होता है। तो 27, 28 और 29 जनवरी को केसेस स्पाइक हुए थे, बहुत ज्यादा बड़े थे, और उसका रीजन 26 जनवरी को हुए प्रोटेस्ट थे। तो इन सभी डेटा और चार्ट्स को देखने के बाद ये मालूम चलता है कि जो सेकेंड वेव का ऑरिजिन हुआ था वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से हुआ था, जो कि जनवरी के शुरुआत में ही हो गया था। और इस चार्ट को देखने के बाद यह मालूम चल रहा है कि जो डिक्लाइंड स्टेज था फर्स्ट प्रोटेस्ट का वो मर्ज हो गया था यूके वेरिएंट के इन्फ्लक्स के साथ। फिर ये रिवर्स होकर प्रोटेस्ट के साथ राइज करना शुरू हो जाता है, और उसी के बाद स्टार्ट होता है कोरोना का सेकेंड वेव। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि महाराष्ट्र से सेकेंड वेव का ऑरिजिन हुआ था, ऐसा नहीं है। इस चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, केरला सब के सब डेटा दिखाए गए हैं। जनवरी की शुरुआत में ही यूनाइटेड किंगडम से एनआरआईज चंडीगढ़ आते हैं, और ये जो यूके वेरिएंट का इन्फ्लक्स होता है वो प्रोटेस्ट के साथ मर्ज करके सेकेंड वेव को जन्म देता है, जहां से कोरोना का सेकेंड वेव आता है और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से फैलता है। इन सभी चार्ट को देखने के बाद तो यही कंक्लूड किया जा सकता है कि जो सेकेंड वेव का ऑरिजिन था वह फार्मर्स प्रोटेस्ट से ही हुआ था। अब मैं आपको राकेश टिकैत के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। ये जो राकेश टिकैत है ये एक्चुअली में मिडिल मैन है। ये जो गरीब किसान होते हैं उनसे अनाज खरीदता है सस्ते दामों पे, और उसी अनाज को महंगे दामों पे बेच के मुनाफा कमाता है, और वहां पे सफर करते हैं छोटे किसान, जो गरीब किसान है वो सफर करते हैं। राकेश टिकैत एक करोड़पति है और वो एक पॉलिटिशियन भी है। अभी तक टोटल इसके पास 80 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। इंडिया के 4 राज्यों और 13 शहरों में राकेश टिकैत की प्रॉपर्टी है। राकेश टिकैत जमीन की कारोबारी करता है, पेट्रोल की कारोबारी करता है, इसके पास ईंटे के भट्ठे भी हैं, और साथ ही साथ इसके पास शोरूम भी है। और इन सब आर्टिकल्स में आप पढ़ सकते हो कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको न्यू फार्म बिल से हेल्प मिला है, बहुत ज्यादा वो लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी चीजों का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि किसानों के नाम पे यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। जो तथाकथित लीडर्स हैं वो अपना इमेज सुधार रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, ताकि 2022 के इलेक्शंस में वो खड़े हो सके और वहां से वो जीत सके। राकेश टिकैत 2022 के इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सफर करने वाले लोग हैं वो है गरीब किसान। इस तथाकथित फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण कितने सारे लोगों की जान गई, हमारे कंट्री को कितना ज्यादा लॉस हुआ, और हमारे कंट्री का जो इमेज था वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा खराब हुआ। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई, हिंदू और सिख आपस में ही लड़ने लगे। एक्चुअली में नए बिल के आने के कारण ये जो मिडिल मैन है उनको लॉस हो रहा है, इसीलिए ये लोग धरने पे बैठे हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।